Hello guys, welcome to your new YouTube channel Career Education. Today in this lecture we have to discuss about analysis of body centered unit cell. ओके जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की एनालिसिस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस फाइंड आउट किए थे, जैसे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए, रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने रेडियस और एज लेंथ में, और इसके अलावा पैकिंग फ्रैक्शन की बात की थी, और इसके अलावा हम लोगों ने डेंसिटी की फॉर्मूले की बात की थी, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नंबर को भी फाइंड आउट किया था। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की भी वही सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे जो हम लोगों ने पिछली क्लास में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए किया था। ओके, सो लेट्स मूव। सेकेंड, एनालिसिस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो हम लोग चर्चा करेंगे एनालिसिस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें सबसे पहला काम हम लोग करेंगे पॉइंट ए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन दिस यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स की कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सो ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर को। वी हैव अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या है कि एक ऐसी यूनिट सेल जिसमें एटम्स कॉर्नर पर प्रेजेंट हो और इसके अलावा एक एटम बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हो। ओके, अब इसी के जरिए से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करेंगे। ओके, ध्यान से सुनेंगे। इन द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है कि 8 एटम कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और एक एटम जो है बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। सो हम लोग को ये बात मालूम है कि एटम जो कि कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है उसका 1/8 पार्ट उस यूनिट सेल में शामिल होता है, बाकी 7 पार्ट इस यूनिट सेल के बाहर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स की बात करनी है, नंबर ऑफ एटम्स फॉर दिस यूनिट सेल, तो क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर्स कितने हैं, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं, और हमें ये बात मालूम है कि हर कॉर्नर पर जो एटम कंट्रीब्यूट किया इस दिस यूनिट सेल में 1/8 पार्ट है। ओके, प्लस इसके अलावा हमारे पास एक एटम जो है पूरा का पूरा बॉडी के सेंटर में है। इसका मतलब ये है कि जो एक एटम है वो पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल में होगा। फिर से एक बात समझ लें, 8 एटम 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है और हर कॉर्नर पर एटम का 1/8 पार्ट ही उस यूनिट सेल में शामिल है, बाकी 7 पार्ट उस यूनिट सेल के बाहर है। ओके, इसीलिए हमने यहां पर किया क्या कि 8 कॉर्नर्स हैं, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1/8 से, फिर प्लस किया। यहां पर एक एटम ऐसा है जो पूरी तरीके से इसी यूनिट सेल के अंदर है, इसीलिए इसका पूरा का पूरा पार्ट इसी यूनिट सेल में होगा, मतलब 1। ओके, सो 8 से 8 कैंसिल आउट करेंगे, 1 हो जाएगा, प्लस 1 1 जा 1, इट मीन्स 2। ओके, सो अगर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स की बात करें फॉर BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल,
2 होगा, ठीक है। यानी पर यूनिट सेल द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज 2 फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, सो ये पहली बात हो गई। अब अगर हम बात करते हैं यहां पे रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, बी रिलेशन between radius that means r and edge length means small a। अगर हमें रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन फाइंड आउट करना है फॉर बीसीसी तो हमें इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये जो एटम हमारे पास बाहर की ओर है, ये जो एटम हमारे पास इधर की तरफ अंदर की ओर है, और ये जो एटम है बीचों बीच है, बॉडी के सेंटर में है, ठीक है। तो इसे हम लोग कुछ इस तरीके से मिला सकते हैं, कुछ इस तरीके से, और हमारे पास ये एक कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, ध्यान से समझेंगे, ये हमारे पास जो एज लेंथ है वो एक्चुअल में स्मॉल ए है। ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है, स्मॉल ए है हर तरफ। ये क्या है बेटा, स्मॉल ए है, स्मॉल ए हर तरफ। और ये जो हमारे पास स्मॉल आर है, देखिए बेटा यहाँ पे आर, यहाँ पे भी आर है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी आर, वो आप सारी बातें समझ रहे हैं। सो अगर हमें रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो हमें कुछ इस तरीके से ध्यान से इस डायग्राम को देखना होगा कि जो हमारे पास ये r है, ये 2r है और ये r है, r प्लस 2r प्लस r दैट मीन्स 4r। इसे हम लोग कुछ इस तरीके से मैनेज करेंगे ताकि हमारे पास रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास पता है a है, ये वैल्यू भी पता है हमारे पास 4r है। बस ये पता हो जाए तो हमारे पास रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन होना क्या चाहिए ये तुरंत हमें पता चल जाए। बस इसी को फाइंड आउट कर लें। इसको हम लोग कुछ नाम दे रहे हैं, इसको हमने कहा a, इसे हमने कहा b, इसे हमने कहा c। तो हमें AC निकालना है। क्या निकालना है बेटा, AC निकालना। सो रिलेशन बिटवीन r एंड a, हम लोग रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, ये हमारे पास पता है, ये भी पता है। अगर हमें ये पता चल जाए तो हमारे पास एक रिलेशन आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको निकाला कैसे जाए, इसे निकालने के लिए हमारे पास इन दो साइड की मदद लेनी होगी, ठीक है। तो अगर हमें AC फाइंड आउट करना है तो AC फाइंड आउट करने के लिए फॉर वैल्यू ऑफ AC, AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाए बेटा, AC इक्वल टू में स्क्वायर रूट a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इट मीन्स AC इक्वल टू में 2a स्क्वायर, या इसे हम लोग लिख सकते हैं AC इक्वल टू में a रूट 2। ये हमारे पास AC की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास AC की वैल्यू आई कितनी है, a रूट 2 आ गई है, तो अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन होना क्या चाहिए ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास हाइपोटेनस है r प्लस 2r प्लस r दैट मीन्स 4r, ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट में a रूट 2 का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर। इट मीन्स 4r इक्वल टू में a का स्क्वायर एंड रूट 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 यानी 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, सो 4r इक्वल टू में 3a स्क्वायर। सो 4r इक्वल टू में a रूट 3। इट मीन्स r इक्वल टू में a रूट 3/4। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। ओके, फिर से एक बार समझेंगे, रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है फॉर BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। तो ये हमारे पास डायग्राम है, एज लेंथ हमारे पास a पता है, रेडियस हमारे पास स्मॉल r है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि रिलेशन क्या होना चाहिए रेडियस और एज लेंथ में। उसे कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से इस पिक्चर में देखेंगे। ये हमारे पास r
2r r, मतलब 4r पता है, ये हमारे पास a पता है, ये पता नहीं थी, ये वैल्यू हमें मालूम नहीं है, बस इसी को कैलकुलेट कर लिया जाए। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये दो हमारे पास साइडें पता है, इसके जरिए से जब हमने कैलकुलेट किया तो पता क्या चला, a√2, ये बस अगर ये पता हो गया बस काम हो गया। क्या किया गया, ट्रायंगल ABC में हम लोगों ने फॉर्मूला लगाने के बाद ये हमारे पास 4r हो गया, इसके अलावा स्क्वायर रूट में हम लोगों ने इसको करके कैलकुलेट कर लिया और पता ये पाया कि r इक्वल टू में क्या आ रहा है बेटा, a√3/4। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट ले लें। सी, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की अगर बात की जाए, सेम पैकिंग फ्रैक्शन क्या है बेटा, ये बात हम लोग ने पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन जो है किसी भी गिवन यूनिट सेल में एटम्स ने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है उसी परसेंटेज को हम लोग क्या बोल रहे थे, पैकिंग फ्रैक्शन। और हमने बताया था किसी भी यूनिट सेल के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का तरीका है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का जो तरीका है वो ये है, z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन में a का क्यूब इंटू में 100, ये हमारे पास फॉर्मूला पता है। सो अगर हमें BCC यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए अगर पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो हमारे पास बहुत सिंपल सी बात है, z पता है, क्या क्या पता है, वी नो दैट हियर, वी नो दैट व्हाट, z की वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ पे 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं बेटा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए 2 हैं, कितने हैं बेटा, 2 हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम्स। ओके, और अगर हम रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन अभी हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था, क्या किया था कि r इक्वल टू में a√3/4, ठीक है। सो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं इस यूनिट सेल के लिए 2 है और रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन कुछ इस तरीके से, बस पुट कर देंगे वैल्यू हमारे पास सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर दिस यूनिट सेल, z की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई a का क्यूब, a की वैल्यू इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा 4r/√3 का होल क्यूब इंटू में 100। ओके, तो इसको और सॉल्व करेंगे, 2 4 8 अपॉन में 3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 4 4 16 इंटू 4 r क्यूब अपॉन में √3 कुछ इस तरीके से इंटू में 100। ओके, सो 8 1 जा 8, 2 जा 16, 3 से ये आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, वेरी सॉरी, सो 8 2 जा 16, r क्यूब कैंसिल आउट, इसके अलावा मिला क्या हमारे पास, पाई अपॉन में 3 और ये हमारे पास हो गया √3/2 4 जा 8, 2 4 जा 8 इंटू में 100। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बता, 3.14 इंटू 100 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 8 3 जा 24, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 314√3 में 24, इसको और सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ आपको पता हो जाएगी, 68% नियर अबाउट 68% पैकिंग फ्रैक्शन होगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, करना क्या है,
पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमारे पास पता है, z की वैल्यू इस यूनिट सेल की 2 ले लेंगे। रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन क्या था अभी हम लोगों ने देखा, r में a√3/4, बस इसी को रख करके सॉल्व कर लिया, 68% आया है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, डेंसिटी, जो आपके पास डी एनालिसिस है वो है डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी बिल्कुल सेम है जैसे कि आपने उसमें भी देखा है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लगा रहे थे बेटा हम लोग, z इंटू एम अपॉन में Na इंटू a का क्यूब। ये किसी भी टाइप ऑफ यूनिट सेल के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है, बस z हम लोग को चेंज करना होगा। तो ये चौथी एनालिसिस हो गई। अगर हम पांचवी की बात कर रहे हैं यहाँ पे ई, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। सो अगर हमें बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है तो बहुत सिंपल सी बात है कि बीसीसी का स्ट्रक्चर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से देखा था। कुछ इस तरीके से, और पाया ये था कि यहां पर कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट होते हैं और एक बॉडी के सेंटर पे। तो आपको बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो रहा होगा कि जो बॉडी के सेंटर में एटम है उसको 8 एटम जो है इस तरीके से घेरे हुए हैं। इसका मतलब ये है फॉर बीसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। ओके, तो बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है बेटा, 8 होती है। चलिए ध्यान से सुनेंगे फिर से एक बार। इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया एनालिसिस ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट किया और रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन क्या होना चाहिए वो कैलकुलेट किया। इसके अलावा पैकिंग फ्रैक्शन की बात की हम लोगों ने और डेंसिटी की, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की। थैंक यू।